नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आज की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पहलगाम अटैक के बाद देश छोड़ो आदेश से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पे मध्य प्रदेश में 9 बच्चों के रहने को लेकर पेच फंसा है। बच्चों की मां भारतीय है लेकिन पिता पाकिस्तानी है। मध्य प्रदेश के केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगी है सलाह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद से केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा है, ये आदेश दिया है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश में 9 बच्चों को लेकर अफसर असमंजस में फंसे हुए हैं, जिनके पिता पाकिस्तानी हैं और मां भारतीय है। अब वो भारत में मां के पास रहेंगे या फिर पिता के साथ पाकिस्तान जाएंगे, इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से मार्गदर्शन मांगा है। इन 9 बच्चों में से 4 इंदौर, 3 जबलपुर और 2 भोपाल में अपनी माताओं के साथ ये बच्चे रहते हैं। लेकिन इन 9 बच्चों को लेकर अभी देखिए मामला किस तरीके से फंसा हुआ है। अधिकारी भी परेशान है कि आखिर इन बच्चों को कहां पर भेजा जाए, क्या इनको हिंदुस्तान में रखा जाए या फिर पाकिस्तान में भेजा जाए। इसके लिए गृह मंत्रालय से बाकायदा गाइडेंस मांगा है, दिशा निर्देश मांगा है कि क्या इस केस में अगला कदम उठाया जाए। अब देखना होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से क्या आदेश सामने आता है। फिलहाल इन 9 बच्चों को लेकर यहाँ पे देखिए आखिर सवाल बहुत सारे कि ये मासूम कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि इनके भविष्य का सवाल है। क्योंकि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माता पिता का दोनों का होना बेहद ज़रूरी होता है पेरेंटिंग के लिए। अब इन ये 9 बच्चे, ये तो सिर्फ मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, देश भर में ना जाने कितने ऐसे मासूम बच्चे होंगे। पहलगाम अटैक के बाद देश छोड़ो आदेश से जुड़ी हुई जानकारी। मध्य प्रदेश में 9 बच्चों के रहने को लेकर पेच फंसा है। बच्चों की मां भारतीय लेकिन पिता पाकिस्तानी है। मध्य प्रदेश के केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगी है सलाह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद से केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए। सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश में 9 बच्चों को लेकर अधिकारी असमंजस में है, जिनके पिता पाकिस्तानी है और मां भारतीय है। अब वो भारत में मां के पास रहेंगे या फिर पिता के साथ पाकिस्तान जाएंगे, इसको लेकर पेच फंसा है और मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से मार्गदर्शन मांगा है। इनमें से 9 बच्चे जो है वो इंदौर के हैं। पाकिस्तान के नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजने की तिथि भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन जबलपुर में अभी भी 3 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिनके लिए जिला प्रशासन केंद्र सरकार से कुछ एडवाइजरी चाहता है। क्योंकि ये 3 बच्चे हैं जिनकी माँ तो भारतीय है लेकिन उनके पिता पाकिस्तानी मूल के हैं, इसलिए वो पाकिस्तानी नागरिक हैं। अब इन छोटे 3 बच्चों को कैसे पाकिस्तान भेजा जाए, इसके लिए अब जिला प्रशासन केंद्र सरकार से दिशा निर्देश चाहती है। और जब तक इन बच्चों को नहीं भेजा जाएगा, ये अब भारत में अवैध नागरिक कहलाएंगे। देखना है कि सरकार इन बच्चों के लिए क्या निर्णय लेती है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। ये केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस उनके मुल्क भेजा जाएगा। जबलपुर में एसपी साहब ने इसका परीक्षण कर लिया है। 3 बच्चे हमारे यहाँ रह रहे हैं। उन तीनों बच्चों की माँ जो है वो हिंदुस्तानी है और उनके पिता जो है पाकिस्तानी है। तो चूँकि वो छोटी उम्र के हैं और बच्चे हैं, इसके बारे में एसपी साहब ने अभी शासन से मार्गदर्शन मांगा है। शासन से जैसे मार्गदर्शन आएगा उसके हिसाब से फिर इसमें कार्रवाई करेंगे। आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आकाश, बच्चों के बेहतर पेरेंटिंग के लिए माता पिता का साथ रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद से यह सख्त कदम केंद्र सरकार ने उठाया है, जो कि जरूरी भी है। लेकिन इन 9 बच्चों के लिए पेच जो है पूरी तरीके से फंसा हुआ है। बिल्कुल, और ये 9 बच्चे भोपाल, इंदौर और जबलपुर के हैं, जहां पर अब ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इनके लिए क्या किया जाना है। क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत अलग अलग जिलों में जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस बीच चाहे वो भोपाल के 2 बच्चे हों या फिर इंदौर के अन्य बच्चे हों या जबलपुर के, इन सभी बच्चों को लेकर प्रशासन ये तय नहीं कर पा रहा है कि इनके लिए क्या फैसला लेना है। इसलिए फिलहाल प्रशासन ने केंद्र सरकार से इस विषय पर जानकारी भी मांगी है, मार्गदर्शन भी मांगा है कि आखिर किस तरीके से इन बच्चों की परवरिश के लिए क्या फैसला लिया जाना है। क्योंकि इनकी माँ जो है वो भारतीय है जबकि पिता वो पाकिस्तानी है, और ऐसे में इन बच्चों के भविष्य पर भी संकट है और इनके परिजन भी परेशान है। अब क्योंकि राज्य सरकार की ओर से भी लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें देश छोड़ना होगा, लेकिन ऐसे में जिनके पिता पाकिस्तानी और मां भारतीय हैं उनको लेकर अभी भी कोई रुख जो है वो साफ नहीं हो पाया, स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए, 4 बच्चे इंदौर के हैं, 3 जबलपुर के हैं,
और 2 भोपाल जिले के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ शॉर्ट टर्म वीजा लेकर मध्य प्रदेश पहुंचे थे, यानी कि भारत पहुंचे थे, लेकिन जब उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन दिया तो वो वीजा भी कंप्लीट नहीं हो सका। और अब जो है ये परिस्थितियां बन रही कि उन्हें बाहर जाने के लिए, उन्हें देश से बाहर जाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। तो इनकी माँ जो है वो ज्यादा परेशान है, और ये बच्चे भी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र के कुछ बच्चे हैं। तो इनको लेकर अब सरकारें क्या कुछ निर्णय लेती हैं, ये देखना होगा। आकाश, जो सुझाव मांगा गया है मध्य प्रदेश के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय से, कब तक इसके जवाब आने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बहुत तेजी से इस पूरे मामले पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों काम कर रही है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार अफसरों को सलाह दे सकती है कि इन जो छोटे बच्चे हैं जिनके पिता पाकिस्तानी हैं और मां भारतीय हैं, इनको लेकर जो भी निर्णय होंगे वो केंद्र सरकार राज्य को जल्द ही सलाह के तौर पर दे सकती है, या कोई एडवाइजरी देश भर के लिए भी जारी हो सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में कई जगहों से इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, जहां पर भारतीय मां और पाकिस्तानी पिता होने के चलते कई लोगों का जो भविष्य है वो अभी अधर में लटका हुआ है, उनको लेकर फैसले नहीं हो पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आकाश। और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी किया जाता है। आगे बढ़ेंगे मऊगंज से खबर है, जहां पे कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले का मामला सामने आया। घोटाले में डूबी है सैकड़ों किसानों की जमा पूंजी। सालों से जमा की गई थी जमा पूंजी, और पैसों की कमी से रुके हैं किसानों के काम। किसानों की शिकायत, लेकिन बैंक में लगा है ताला। शिकायतों पर सिर्फ आश्वासन दे रहा है प्रशासन। अब तक नहीं हुई है कोई भी कार्रवाई। विधायक के धरने पर बैठने के बाद भी नहीं लिया गया है एक्शन। किसानों का आरोप है वेयरहाउस में लगाया है पैसा। कलेक्टर संजय जैन ने दिए हैं कार्रवाई के निर्देश। मऊगंज के कॉर्पोरेटिव बैंक में घोटाले का मामला सामने आया, जिसमें सैकड़ों किसानों की जमा पूंजी डूब गई है। सालों से जमा किए गए किसानों के पैसे अब डूब चुके हैं, जिसे निकलवाने के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। और घोटाले का सीधा असर किसानों के जीवन पर पड़ रहा है। किसानों के घर में शादियां रुकी हुई है, तो वहीं कोई अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है। किसानों की लगातार गुहार के बाद भी प्रशासन मामले में एकदम चुप है, और सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। मामले में जब किसान सहकारी संस्था पहुंचे तो वहां पे कार्यालय में ताला लटका हुआ मिला, और मामले को लेकर मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल ने किसानों के साथ मिलकर बैंक के सामने धरना दिया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इस ग्राम पंचायत के बहुत से किसान हैं, ऐसे किसान हैं जिनकी राशि जो है 2012 से जमा है, लेकिन वो लकवा से ग्रस्त हैं। हम उन्हीं से ही जानते हैं कि किन किन समस्याओं को उन्हें झेलना पड़ा है, और क्या आज की स्थिति क्या हो पा रही है उनकी। चाचा जी, आप कितना पैसा जमा करे रहे? 65,000। हालांकि ये एक ऐसे हैं जो किसान हैं जिन्होंने अपना 2012 से लेकर करीबन 8 लाख रुपए की राशि इस ग्राम पंचायत हरदी के सहकारी समिति में जमा किया। जमा करने के बाद जब ये अपना पैसा लेने गए तो यहाँ से साफ तौर पर इन्हें ये कह दिया गया कि ऐसी कोई राशि हमारे समिति में उपलब्ध नहीं है जिससे हम आपको वापस करा सकें। आप विजुअल देख रहे हैं हमारे साथ कि इनकी क्या स्थिति है। ये लकवा से ग्रसित हैं। इन्हीं के साथी हैं, आप इनके पुत्र हैं। सेवा सहकारी समिति मर्यादित हरदी में मैं अपनी बचत राशि थोड़ी थोड़ी इंतजार करके बचत खाता में जमा किया, जिसमें 2012-13 से जमा किया। बीच बीच में थोड़ा बहुत देते लेते बंद कर दिया एकाएक, जिसके लड़की की शादी ब्याह, लड़का के काम, पिताजी के लकवा मार दी, उसने पैसा नहीं ये मिला। आपके पिताजी हैं? पिताजी हैं। इनको कब लकवा से ग्रसित आज हुए? 8 साल हो गए मारे। कितनी राशि रही होगी इनकी? राशि इनकी 8 लाख रुपए इनकी, और हम लोग के साझे में दिए थे। सबके पैसा मिलाकर 15-16 लाख रुपए है, 3 भाई के बीच में। तो जो आपने है राशि का कभी प्रयास नहीं किया कि वो राशि? ऐसा करते थे, रीवा तक गए, मऊगंज गए, तहसील हनुमाना में गए, उसका कागज जो बिना है सब पूरा अधिकारी सबके नाम लिखा गया। बलवाव है, बलवाव तहसील गए नहीं, हमको बुलवाए और मैं गया। रोहिणी कैशियर गए, छोटे सुकुल पर बुलवाया गया, लेकिन वो लोग नहीं गए। कितनी राशि आपकी जमा थी? 3.5 लाख करीब है। कब से जमा कर रहे हैं आप? ये 2008 से है पैसा, और इसके पहले भी है। पैसा देने में कहते है ही नहीं, गोदाम बनवा लिए, पेमेंट है ही नहीं, लड़की की शादी करना है, हमेशा वादा करते कि देंगे, पैसा है ही नहीं। मऊगंज जाते तो मऊगंज वाले यही पोजीशन कर रहे हैं, रीवा जाते रीवा में यही कलेक्टर कहते थे जब आप पैसा देंगे बस हो गया, वादा कर रहे हैं। हनुमान सबसे डकैती सोसाइटी में हनुमान ने किया है।
ये हनुमान कौन है? हनुमान समाज सेवक थे। इसी में हमारे पास कुछ महिला भी हैं जिनका पैसा जमा है, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या समस्याएं थी आपको? सर यहाँ पैसा समिति में जमा कर, सेवा सहकारी समिति मर्यादित हरदी शाखा पहाड़ी बचत बैंक जमा किया था। उसमें समिति में पैसा लेने जाते हैं तो कोई बैठता नहीं, कहते हैं कि यहाँ का पैसा खा गया। कब से पैसा आप यहाँ समिति में जमा कर रही हैं? आज 17 साल हो गए। 17 साल से जमा करें, पैसा ले जाते, रोहिणी रहे तो रोहिणी मर गए, महेश्वरी चला गए, अपन पिंडा पा रहे, जे रहे तो क्यों बैठता ही नहीं, तब के दे बताओ कहाँ तक पक्का बनेगा? वहाँ में चला गया धोखाएं खादिम ना दी है, लुआठन डाल दी तो कैसे मारी? ये जो आपने अभी मुझे संज्ञान में मामला लाए हैं कि ये लगभग 1 साल पहले इसकी एक डिटेल जांच हुई थी, चूँकि ज्वाइंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की टीम ने की थी इसकी जांच। इसमें अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता चला है कि इसमें कुछ किसान हैं जिनका पैसा जमा था, उनको वापस नहीं मिला है, चूँकि संस्था के पास ऐसा पाया गया कि जाँच में ही संस्था के पास जो पैसा उन्होंने जमा किया था वो अभी है नहीं है। तो इसके लिए हम चूँकि तत्कालीन जो कलेक्टर साहब थे तो उन्होंने पत्राचार भी इसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से किया है और उसमें राशि की मांग की है। वहाँ से भी एक निर्देश जारी हुए हैं वरिष्ठ कार्यालय से कि जो भी गबन हुआ है राशि का या जो भी लोगों ने अनियमितता वित्तीय की है तो उसकी विधिवत वसूली की कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम वसूली की कार्रवाई करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते शाहजहांपुर से, जहां पे तूफान के चलते रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरा है। अचानक तेज आंधी तूफान के चलते हादसा हुआ है। पेड़ गिरने से ट्रैक पर टूटा है बिजली की तार और रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की आवाजाही बंद हुई है। इंदौर कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पर ये देरी हुई है। करीब 5 घंटे तक जंगल में खड़ी रही इंटरसिटी ट्रेन में यात्रियों को काफी परेशानी हुई है। शाहजहांपुर में देर रात अचानक से तेज आंधी तूफान के चलते बड़ा हादसा हो गया है। तेज हवा के चलते रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसके चलते बिजली की तार भी टूट गई। तो वहीं ट्रैक पर पेड़ गिरने से ट्रेनों का आवाजाही रोक दी गई है, जिसके चलते इंदौर कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को सुनहरा गांव के पास जंगल में करीब 5 घंटे तक खड़ा रखा गया। ट्रैक की मरम्मत के बाद से ट्रेन को रवाना कर दिया गया, जिसके चलते ट्रेन में सवार यात्री काफी परेशान हो गए। इसके अलावा कई ट्रेन मालगाड़ी भी प्रभावित रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग भी ट्रैक को खाली करने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी मशक्कत के बाद करीब 5 घंटे यहाँ पे समय लगा इस ट्रैक को खाली करने के लिए, क्योंकि तेज़ आंधी तूफान के बाद से ये बड़ा सा विशालकाय पेड़ ट्रैक पे गिर गया, जिसके चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई। 5 घंटे तक ट्रेन को रोक के रखा, जिसके चलते यात्री परेशान रहे। और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं, काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं कि ट्रैक को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। इसके अलावा कई ट्रेन और मालगाड़ी भी काफ़ी समय तक प्रभावित रही। आगर मालवा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पे आवारा कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया। घटना आगर मालवा मुख्यालय के मास्टर कॉलोनी की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी 5 से 6 कुत्तों ने उसे हमला कर दिया। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उसका उपचार चल रहा है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने आवारा कुत्तों को पकड़कर शहर से बाहर भेजने का अभियान चलाया था। इसके बावजूद कुत्ते वापस शहर की तरफ लौट आए हैं। नगर पालिका पर अक्सर सवाल उठते हैं जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्योंकि पूरे प्रदेश में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कौन सी जगह की बात है? कितने कुत्ते थे मतलब कितने ऐसे? मैं तो नहीं यहाँ पे बता रहे थे 6-7। अच्छा, ये अपने अगर में ये मास्टर कॉलोनी पाल रोड पे शर्मा जी के मकान के पास में, वहाँ खेल रहा था तो 4-5 कुत्ते नाके ने काटा है। बेमित्र से खबर, जहां पे नशा तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 18,56,000 के अवैध नशीले पदार्थ नष्ट किए हैं। 31 मामलों में पुलिस ने बरामद किए थे नशीले पदार्थ। निजी कंपनी की फैक्ट्री में मादक पदार्थ भी नष्ट किए गए हैं। बड़ी जानकारी, जहां पे देखिए नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। नशा तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 18,56,000 के अवैध नशीले पदार्थ को नष्ट किया है। 31 मामलों में पुलिस ने मामला ये बरामद किया गया था नशीले पदार्थ, और निजी कंपनी की फैक्ट्री में मादक पदार्थ भी नष्ट किए हैं।
और अब बात करते हैं अंबिकापुर के, जहां पे कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई में घोटाले का मामला सामने आया। 2020 से 21 तक ईपीएफ और ईएसआई राशि में घोटाला हुआ है। कर्मचारियों से धोखाधड़ी करके 5 करोड़ की हेराफेरी हुई है। 3 कंपनी के प्रोपराइटर्स पर दर्ज की गई एफआईआर। बिजली विभाग के पूर्व अधिकारी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अंबिकापुर में एक बड़ा ईपीएफ और ईएसआई घोटाला सामने आया है। यहाँ पे गांधीनगर पुलिस ने करीब 5 करोड़ के हेराफेरी मामले में 3 कंपनी के प्रोपराइटर्स और बिजली विभाग के पूर्व अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के निर्देश पर की गई है। उधर पुलिस ने कारोबारी और साथ ही विद्युत विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता के साथ साथ अधीक्षण अभियंता राजेश पर एफआईआर दर्ज की है। इन पर आरोप है कि 2020 से लेकर 22 के बीच 3 अलग अलग कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की ईपीएफ और ईएसआई की राशि का गबन किया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं बेमेतरा से आ रही, जहां पे राजू मारकंडी हत्याकांड में कार्रवाई हुई। पुलिस ने आरोपी कुलेश्वर राय को गिरफ्तार कर लिया है। अश्लील गाली देने से मना करने पर विवाद हुआ था। आरोपी ने पत्थर से कुट मारकर उतारा था मौत के घाट। आरोपी ने हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला था। साजा थाना के कोतवा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अश्लील गाली देने से मना करने पर देखिए एक शख्स को पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतारा था। अंबिकापुर से खबर है, जहां पे पुलिस ने चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया और मामले में 4 नाबालिग के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों ने 2 पहिया वाहन और मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने 7 मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर, करीब 35,000 कैश और 5 मोबाइल चोरी की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 6 लाख की रिकवरी की है। उधर पुलिस आरोपियों से पूछताछ करे, जिसमें और भी खुलासे होने की उम्मीद है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के कोलकाता से खबर सामने आई, जहां पे पश्चिम बंगाल के मछुआ फल मंडी के पास एक होटल में भीषण आग लग गई और देखते देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे में करीब 15 लोगों की दुखद मौत हुई, जिस पर पीएम ने दुख प्रकट किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में जब आग लगी तो कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए 6 मंजिला होटल की बालकनी से छलांग लगा दी। कई घंटे की मशक्कत के बाद से आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे के लिए जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर आग किस वजह से लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक होटल में भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल, जिसमें 15 लोगों की दुखद मौत हुई है। कई लोग घायल हुए हैं, जिसको लेकर पीएम ने भी दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो उधर घायलों और पीड़ितों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस घटना के बाद से पुलिस यहाँ पे मोर्चा संभालते हुए बढ़ती गर्मी के साथ ही पानी की कमी की समस्या बदतर होती जा रही है। बालोद में एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ पानी की कमी से लोगों का हाल बेहाल है। जिले के डुंडेरा गांव में पूरे गांव के लिए सिर्फ 2 हैंडपंप है, लेकिन उसमें भी पानी नहीं आने से ग्रामीण परेशान है। गांव के लोग करीब 1 किलोमीटर दूर निजी बोर से पानी लाने को मजबूर है। तो वहीं मामले में सरपंच ने बताया कि गाँव में 2 और बोर खोदे गए हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं मिला है। गाँव में नल जल योजना तो है, लेकिन नलों में पानी नहीं आता। बताया जा रहा है कि राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने ग्रामीण इलाकों में पेयजल समस्या दूर करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिल पाया है। आवेदन करत हन गा, प्रार्थना करत हन, पानी बारे का गिलास पानी नहीं मिलत है। पानी बिना मारा मारी होत है। यहाँ कहाँ जान, कैसे करन, का करन। एक कोस में आहन थी, यहाँ पानी नहीं है। पानी की समस्या है, एक बार पानी नहीं मिलत। गांव में हैंडपम्प है, हैंडपम्प की ही भरोसा हम जिया था ना। अभी फिलहाल नल जल योजना की भी सुविधा दे है, बाकी अभी तक के तो सुविधा पूर्ण तरह से नहीं मिल पाए हमला, आधा अधूरा ही मिले हैं। तो अभी ये हैंडपम्प से जियत खाथन, अभी पूरा गर्मी बचे अभी हमर कर अभी। और निजी जो बोर है, बोरवेल है, ओकर से भी हमन पानी मांग के लाके अपन जीवन यापन करत हन। का समस्या है, लेकिन पानी बहुत समस्या है। बोरिंग चलत तो मन पानी पिया था, नहीं तो गली गली होती है पानी भर। और टंकर 2 हफ्ता टंकर तन बंद हो गए, वो भी बंद हो गए। और बोर खोदा है तो 2-3 ठन बोर है, सक्सेस नहीं है, पानी की नहीं पूरा थे। पेयजल की समस्या बहुत है। भूजल स्तर नीचे जाने की वजह से बोर बंद है। हमारे पास सरकारी बोर 2 है, दोनों बोर बंद है। आसपास के किसानों से भी हम लोग पानी मांग रहे हैं, दूर दूर से पानी ला रहे हैं। टैंकर की व्यवस्था भी था, उसको
कुछ कारणों से बंद किया गया है, क्योंकि आसपास के गाँव में भी समस्या है, तो वो भी अपने टैंकर वापस मांगे हैं और शासन प्रशासन से भी हम लोग टैंकर की व्यवस्था के लिए मांग किए हैं, ताकि हमारे गांव में पेयजल की समस्या ना हो ऐसे करके। और आसपास के हमारे गांव के किसान भी हैं, उन लोग भी अपने बोर से पानी दे रहे हैं, ताकि जैसे भी हो पानी की व्यवस्था हो जाए। सर देखिए, बात ऐसा है कि हम लोग एक पंचायत फंड से भी एक बोर कराए हैं और एक पीएचई के माध्यम से बोर हुआ है, जिसमें हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। पानी का स्रोत नीचे उतर गया है और भूजल का शासन प्रशासन से मांग है कि और बोर हो ऐसा करके। क्या बोलते हैं शासन प्रशासन यहाँ पे? कि भेज रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं, सब बोल रहे हैं। और हम लोग बोरिंग को और बना रहे हैं। और पाइप सभी में जो लासेटोला है और ढूंढेरा में, दोनों में जो हैंडपम्प है उसमें पाइप डलवाए हैं और जो ज़रूरत है उसका सुधार कर ही रहे हैं और रास्ता तो निकाल रहे हैं धीरे धीरे हम पंचायत फंड से। जिस तरह लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे जिले में जल संकट भी गहराता जा रहा है। जब बालोद जिले की बात की जाए, तो अगर बालोद जिले का गुरूर ब्लॉक जो पहले से रेड जोन में है और गुंडरदेही ब्लॉक जो सेमी क्रिटिकल जोन में घोषित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन इस बीच जो पिछले दिनों चाहे राज्यपाल का दौरा हो या उप मुख्यमंत्री का दौरा हो, इस पूरे दौरे के दौरान लगातार जो फोकस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो बैठक ली गई थी, इसमें फोकस इसी बात को लेकर किया गया था कि कहीं पर भी जल की समस्या ना आए, पेयजल की समस्या ना आए। लेकिन बालोद जिले का एक ऐसा गांव जहां हम पहुंचे हैं, यहाँ पे साफ तौर से देखा जा रहा है, यहाँ पे शासन की जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत भी काम हुई है, प्रशासन द्वारा बोर खनन भी किया गया, लेकिन पेयजल की समस्या से निजात नहीं मिल पाया। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई होगी या क्या कमी रह गई, ये यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। गांव के सरपंच यहाँ पे मौजूद है, उनसे समझेंगे, ये बताएंगे। यहाँ पे जैसा देखा जा रहा है कि पानी की समस्या है, यहाँ ग्रामीणों से भी हमने बात की। ये समस्या कितनी पुरानी समस्या है और क्यों अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही है? अब ये समस्या तो पुरानी है और हम लोग वर्तमान में हम लोग 2 महीना हुआ है निर्वाचित हुए हैं और लगातार जारी है कि जल स्तर बढ़े और जल का संकट दूर हो। इसमें हम लोग प्रशासन से बात कर रहे हैं और ग्रामीणों से बात करके व्यवस्था करवा रहे हैं। यहाँ पे जल जीवन मिशन का भी टंकी बनाया गया है, पहले भी बोर खुदाई हुआ है, लेकिन उसके बाद भी समस्या समाधान नहीं हो रहा। ग्रामीण ये भी बता रहे हैं कि यहाँ टैंकर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जी, तो प्रशासन से मांग है कि टैंकर उपलब्ध कराएं और हमारे जनपद सदस्य से बात हुआ कि कार्य योजना में टैंकर अति आवश्यक है, सके त्वरित कार्रवाई करें ऐसे करके। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से समस्या आ रही है, उससे निजात पाने के लिए और क्या पहल किया जा रहा है? हम लोग हैंडपम्प को सुधार करवाए हैं। सभी जो ग्राम ढूंढेरा का जो जितना भी हैंडपम्प है उसमें हम लोग पाइप डलवाए हैं, वाइसर डलवाए हैं और लगातार प्रयास जारी कि पानी के से हम लोग निजात पाए। और प्रशासन से भी बोर का मांग चल रहा है और जिसमें हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं। जल समस्या जिस तरह से गाँव में दिख रही है, क्या प्रशासन को लगातार अवगत किया गया है, खासतौर पर पीएचई विभाग को? मैं लगातार अवगत कराते रहता हूँ, पीएचई सर से बात हो चलते रहता है और आगे भी कार्रवाई वो लोग करेंगे ऐसे बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा कि सरपंच का कहना है कि इनके द्वारा प्रशासन को लगातार अवगत कराया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों की समस्या आज भी समस्या बनकर रह गई है और लगातार इस भीषण गर्मी के बीच जल संकट एक काफ़ी अहम मुद्दा कहा जा सकता है। देखना होगा मामले को लेकर के आगे, चाहे पंचायत की बात की जाए या जिला प्रशासन की बात की जाए, या शासन स्तर पे इस समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। संतोष साहू, NDTV, बालोद। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष राघवेंद्र बिश्रा पर आदिवासी छात्र के साथ जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगे। छिंदवाड़ा के रहने वाले बिंदेश ने PhD प्रवेश परीक्षा में टॉप किया, फिर भी उसे इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया। छात्र ने 1 महीने में शिकायतें की, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर प्रशासनिक भवन पर धरना दिया। मध्य प्रदेश आदिवासी छात्र संगठन ने 2 दिन में न्याय की मांग की है, अन्यथा भवन में तालाबंदी की चेतावनी दी है। प्रशासन ने जांच का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन के सामने बिंदेश न्याय के लिए धरना दे रहे हैं। PhD के लिए प्रवेश निकला था, जिसमें मैंने RIT के तहत एग्ज़ाम दिया था और मेरा एग्ज़ाम में 73 मार्क्स मुझे मिले हैं, जो जनसंपर्क विभाग सूचना पत्रकारिता एवं सूचना जनसंपर्क विभाग में मुझे 73 नंबर मिले और उस सब्जेक्ट में मैंने टॉप किया हूँ। उसके बावजूद भी मुझे PhD में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और पता नहीं क्यों
मेरे से कम नंबर वालों का सर ने उनका एडमिशन हो गया है और मेरा नहीं हो पा रहा है। और एक आदिवासी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी मैं एक आदिवासी हूँ, फिर भी मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। मैं 1 महीने से यहाँ आवेदन दे रहा हूँ, तो भी मेरा इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे से, जबकि कम नंबर वालों का एडमिशन हो चुका है। संबंधित अधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी गई है। परीक्षार्थी का जो भी विषय है उस पर एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट शीघ्र देगी। उस रिपोर्ट की जानकारी संबंधित परीक्षार्थी को दे दी जाएगी।